हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, दूध और जलेबी खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? ऑप्शन ए कैंसर, ऑप्शन बी बवासीर, ऑप्शन सी सरदर्द और ऑप्शन डी पथरी। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। सरकार ने नियमों में किया बदलाव, अब इतना गेहूं ही स्टॉक कर सकेंगे थोक और खुदरा विक्रेता। खबर है कि केंद्र सरकार ने गेहूं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए भंडारण सीमा कम कर दिया है। अब थोक विक्रेताओं को केवल 250 टन गेहूं रखने की ही अनुमति होगी, जबकि पहले ये सीमा 1000 टन की थी। खुदरा दुकानों के लिए यह सीमा 5 टन से घटाकर अब 4 टन कर दी गई है। बड़े खुदरा विक्रेताओं के लिए प्रत्येक आउटलेट 4 टन स्टॉक कर सकते हैं। वहीं प्रोसेसर अप्रैल 2025 तक अपनी मासिक क्षमता का 50% ही भंडारण कर सकते हैं। सरकार ने सभी गेहूं भंडारण करने वाले व्यापारियों और कंपनियों के लिए स्टॉक सीमा पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। उन्हें हर शुक्रवार को अपने स्टॉक की जानकारी अपडेट करनी होगी। वहीं नियम नहीं मानने वाली संस्थाओं के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 और 7 के तहत कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने आदेश दिया है कि जिनके पास तय सीमा से अधिक गेहूं का भंडारण है, उन्हें 15 दिनों के भीतर इसे घटाकर सीमा के अनुरूप लाना होगा। दिल्ली में आतिशी पूर्व मंत्रियों के पर्सनल स्टाफ हटाए गए। 24 से 27 फरवरी तक विधानसभा का सत्र, अरविंदर सिंह लवली प्रोटेम स्पीकर होंगे। दिल्ली में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के एक दिन बाद रेखा गुप्ता ने पूर्व सीएम आतिशी और उनके मंत्रियों के पर्सनल स्टाफ को हटा दिया है। इसके अलावा आतिशी सरकार ने जिन अधिकारियों कर्मचारियों को दूसरी जगह नियुक्त किया था, उन्हें फौरन अपने मूल विभाग में रिपोर्ट करने को कहा है। बता दें कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दोपहर सचिवालय पहुंची और मंत्रियों अफसरों के साथ मीटिंग की। इसमें दिल्ली जल बोर्ड, पीडब्ल्यूडी और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को खास तौर पर बुलाया गया था। मीटिंग में खराब सड़कों, पानी और मोहल्ला क्लिनिक को मॉडिफाई करने पर चर्चा हुई है और इसके बाद वह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मिली। शपथ लेने के बाद रेखा गुप्ता ने पहली कैबिनेट मीटिंग में दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू करने पर मुहर लगाई। उन्होंने कहा कि 24 फरवरी को विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा, जो कि 27 फरवरी तक चलेगा। इसमें स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पर फैसला हो सकता है। नए विधायक भी इसी दिन शपथ लेंगे। चंडीगढ़ में गोल्ड थेफ्ट के आरोपी के घर ईडी की रेड, 10 घंटे तक पूछताछ और जांच। बैगों में दस्तावेज लेकर गई जांच एजेंसी। कनाडा के इतिहास की सबसे बड़ी सोना चोरी में वांटेड एयर कनाडा की पूर्व मैनेजर 32 वर्षीय सिमरनप्रीत पनेसर के चंडीगढ़ स्थित ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। सुबह 6 बजे से चली ईडी की रेड शाम के 4 बजे संपन्न हुई। वहीं ईडी इस दौरान बैगों में भर भर कर दस्तावेज व अन्य डॉक्यूमेंट्स अपने साथ ले गई। यह रेड सेक्टर 79 और चंडीगढ़ के सेक्टर 38 स्थित आवास में हुई है और इसके बाद आरोपी अपनी कार में बैठकर वहां से निकल गया। न तो एजेंसी के अधिकारियों और न ही आरोपी ने मीडिया से बातचीत की है। आरोपी ने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था। हालांकि पता चला है कि आरोपी करीब 1 साल से चंडीगढ़ और मोहाली में रह रहा था। उसने मोहाली और चंडीगढ़ में 2 जगह किराए पर मकान ले रखे थे। पजेरो कार से आना जाना करता था और इस जांच में ईडी की पंजाब, चंडीगढ़ और दिल्ली की टीमें शामिल थी। एमपी अमृतपाल की याचिका पर सुनवाई 25 को, तकनीकी पहलू जानेगा हाईकोर्ट। लोकसभा में 46 दिनों से गैर हाजिर, संसद सदस्यता खतरे में। पंजाब के माझा से आती खडूर साहिब लोकसभा क्षेत्र के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी एमपी अमृतपाल सिंह की सदस्यता खतरे में है। बता दें कि इस समय डिब्रूगढ़ जेल में बंद एमपी अमृतपाल सिंह 46 दिन से लोकसभा से गैर हाजिर है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट इस मामले में तकनीकी पहलुओं को समझना चाहता है, इसलिए 25 फरवरी को तकनीकी पहलुओं पर चर्चा हो सकती है। दरअसल याचिका में हवाला दिया गया कि नियमों के मुताबिक अगर वह 60 दिनों तक लोकसभा की कार्यवाही से गैर हाजिर रहते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द हो सकती है। दलील दी गई है कि वह 46 दिन से लोकसभा की कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले पाए हैं। पीएम मोदी बोले, लीडरशिप पर विवेकानंद का मंत्र लेकर आगे बढ़ना है। उन्होंने कहा था, मेरे पास 100 लीडर्स हों तो देश को नंबर 1 बना सकता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के भारत मंडपम में SOUL यानी स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप कॉन्क्लेव के पहले एडिशन का इनॉग्रेशन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी भी देश के निर्माण के लिए वहां के व्यक्ति, अपनी नागरिकों का विकास जरूरी है। पीएम ने कहा कि किसी भी ऊंचाई को प्राप्त करना है तो आरंभ जन से शुरू होता है और हर क्षेत्र में बेहतर
बेहतरीन लीडर्स का विकास बहुत जरूरी है। ये समय की मांग है। इसलिए SOUL की स्थापना विकसित भारत की विकास यात्रा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी भारत को गुलामी से बाहर निकालकर बदलाव लाना चाहते थे। उनका विश्वास था कि अगर 100 लीडर्स उनके पास हो तो वह भारत को आज़ादी ही नहीं बल्कि दुनिया का नंबर 1 देश बना सकते हैं। इसी मंत्र को लेकर हम सबको आगे बढ़ना है। शिंदे बोले, मुझे हल्के में न लें, धमकियों से डरने वाला नहीं। मेल के जरिए कार में बम की धमकी मिली थी। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के डिप्टी CM एकनाथ शिंदे ने कहा कि मुझे हल्के में मत लीजिए। जिन्होंने मुझे हल्के में लिया उनसे मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं सामान्य पार्टी कार्यकर्ता हूं, लेकिन मैं बाला साहेब का कार्यकर्ता हूं और सभी को मेरी इस बात को समझ लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब आपने 2022 में हल्के में लिया तो घोड़ा पलट गया और मैंने सरकार बदल दी। हम लोगों की इच्छाओं की सरकार लाए। विधानसभा में अपने पहले भाषण में मैंने देवेंद्र फडणवीस से कहा था कि 200 से ज्यादा सीटें मिलेंगी और हमें 232 सीटें मिली, इसलिए मुझे हल्के में मत लीजिए। जो लोग इस संकेत को समझना चाहते हैं वे समझ लें और मैं अपना काम करता रहूंगा। ट्राई लैंग्वेज विवाद, शिक्षा मंत्री की तमिलनाडु CM को चिट्ठी। लिखा, विदेशी भाषाओं पर अत्यधिक निर्भरता खुद की भाषा को सीमित करती है, राजनीति न करें। ट्राई लैंग्वेज विवाद पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने तमिलनाडु के CM MK स्टालिन को लेटर लिखा है। उन्होंने राज्य में हो रहे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी NEP के विरोध की आलोचना की है। उन्होंने लिखा कि किसी भी भाषा को थोपने का सवाल नहीं है, लेकिन विदेशी भाषाओं पर अत्यधिक निर्भरता खुद की भाषा को सीमित करती है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP इसे ही ठीक करने का प्रयास कर रही है। NEP भाषाई स्वतंत्रता को कायम रखती है और ये सुनिश्चित करती है कि स्टूडेंट्स अपनी पसंद की भाषा सीखना जारी रखें। धर्मेंद्र प्रधान ने अपने लेटर में मई 2022 में चेन्नई में PM मोदी के तमिल भाषा शाश्वत है के बयान का जिक्र करते हुए लिखा कि मोदी सरकार तमिल संस्कृति और भाषा को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने और लोकप्रिय बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मैं अपील करता हूं कि शिक्षा का राजनीतिकरण न करें। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के वीडियोस हटाने के निर्देश। रेलवे ने X को नोटिस जारी कर 288 लिंक हटाने को कहा। 18 लोगों की गई थी इसमें जान। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 15 फरवरी को हुई भगदड़ में 18 लोगों की जान गई थी। मामले में अब तक जांच रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन रेलवे ने एक फरमान जरूर जारी किया है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X को नोटिस जारी करके 288 वीडियोस लिंक हटाने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने 17 फरवरी को ये नोटिस भेजा था और X को 36 घंटे में घटना से जुड़े हुए सभी वीडियो लिंक हटाने का निर्देश दिया था। मंत्रालय के नोटिस में कहा गया कि ये नैतिकता के साथ X के कंटेंट पॉलिसी के भी खिलाफ है और इस तरह के वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर होने से कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो सकती है। अभी ट्रेनों में भारी भीड़ है, इसे देखते हुए रेलवे का ऑपरेशन भी प्रभावित हो सकता है। चैट GPT के साप्ताहिक यूजर्स की संख्या हुई 400 करोड़। OpenAI को मिल सकती है नई फंडिंग। खबर है कि OpenAI के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI चैटबॉट चैट GPT और अन्य सेवाओं के साप्ताहिक सक्रिय यूजर्स 40 करोड़ से ज्यादा हो गए हैं, जो दिसंबर से 33% की वृद्धि है। कंपनी ने बताया है कि उसके 20 लाख से ज्यादा भुगतान करने वाले एंटरप्राइज ग्राहक भी हैं, जो कि सितंबर की तुलना में दोगुने हुए हैं। OpenAI का लक्ष्य इस साल 1 अरब साप्ताहिक यूजर्स तक पहुंचना है, जिससे यह AI क्षेत्र की सबसे तेजी से बढ़ती हुई कंपनियों में शामिल हो गई है। यूजर्स की संख्या बढ़ने से OpenAI की लागत भी बढ़ रही है। अधिक मांग के कारण कंपनी को महंगे हार्डवेयर पर ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक 2024 के अंत तक OpenAI को 3.7 अरब डॉलर यानी लगभग 320 अरब रुपए की बिक्री पर 5 अरब डॉलर यानी लगभग 430 अरब रुपए का घाटा होने की उम्मीद है। चैट GPT प्रो अभी भी कंपनी के लिए लाभदायक साबित नहीं हुआ है, क्योंकि इसे चलाने का लागत बहुत ज्यादा है। AI मॉडल्स खुद हारने की स्थिति में यूजर्स को देते हैं धोखा, शोध में हुआ खुलासा। खबर है कि कुछ बड़े आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल जब हारने लगते हैं तो वे कभी कभी खेल में जीतने के लिए अनुचित तरीके अपनाते हैं। इस बात का खुलासा रिसर्च फर्म पैलिसेड रिसर्च के एक हालिया अध्ययन में हुआ है। शोध में पाया गया कि OpenAI के O1 प्रीव्यू और DeepSeek R1 जैसे कुछ AI सिस्टम जब शतरंज जैसे खेल में हार की स्थिति में होते हैं तो वे अपने विरोधी को हैक करने की कोशिश करते हैं। शोधकर्ताओं ने पाया कि AI मॉडल अब सिर्फ नियमों से नहीं खेलते, बल्कि जब मुश्किल में होते हैं तो अप्रत्याशित तरीके अपनाने लगते हैं। AI मॉडल्स की ये प्रवृत्ति सिर्फ खेलों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वास्तविक दुनिया के कामों में भी समस्या पैदा कर सकती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई AI सिस्टम किसी व्यस्त रेस्तरां में बुकिंग करने की कोशिश
कोशिश करे तो वह नियमों में खामी ढूंढकर अन्य लोगों की बुकिंग को रद्द कर सकता है। अध्ययन में एआई मॉडल को शतरंज के दिग्गज स्टॉकफिश के खिलाफ खिलाया गया था। जब O1 प्रीव्यू को लगा कि वह हार सकता है तो उसने खुद को बचाने के लिए सिस्टम फाइलों में बदलाव करने की कोशिश की। इसी तरह डीपसीक R1 ने भी 11% बार धोखा देने की कोशिश की। हालांकि ओपन एआई के नए O1 और O3 मिनी जैसे मॉडल ने ऐसा नहीं किया, जिससे संकेत मिलता है कि उनकी सुरक्षा को और मजबूत किया गया है। अमेरिका में भारतीय मूल के काश पटेल को FBI का निदेशक किया गया नियुक्त। खबर है कि अमेरिका के नवनियुक्त राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खास भारतीय मूल के काश पटेल को संघीय जांच ब्यूरो यानी FBI का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। FBI देश की शीर्ष कानून प्रवर्तन एजेंसी है और उनकी नियुक्ति को लेकर अमेरिकी सीनेट ने मंजूरी दी है, जिसमें 51-49 से फैसला हुआ है। इस दौरान 2 रिपब्लिकन सीनेटर, मेन की सीनेटर सुजैन कोलिंसन और अलास्का की सीनेटर लीसा मुरकोवस्की डेमोक्रेट्स के साथ विपक्ष में मिल गए और पटेल के विरोध में मतदान किया। सीनेट में अपनी नियुक्ति की पुष्टि होने के बाद उन्होंने कहा कि FBI का कोई राजनीतिकरण नहीं होगा और कोई प्रतिशोधात्मक कार्रवाई नहीं होगी। उन्होंने डेमोक्रेट्स पर पुरानी टिप्पणियों के अंश को चुन चुनकर पेश करने का आरोप लगाया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि FBI के पास एक शानदार विरासत है। G-मेन से लेकर 9/11 के बाद हमारे देश की सुरक्षा तक अमेरिकी लोग एक ऐसी FBI के हकदार हैं जो पारदर्शी, जवाबदेही और न्याय के लिए प्रतिबद्ध हो। डोनाल्ड ट्रंप का दावा, 150% टैरिफ की धमकी के बाद ब्रिक्स टूट गया। अमेरिका के नवनियुक्त राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चौंकाने वाला दावा किया है। उन्होंने बताया कि उनकी टैरिफ बढ़ाने की धमकी के बाद ब्रिक्स टूट गया है। ट्रंप ने कार्यक्रम में कहा कि ब्रिक्स देश डॉलर को नष्ट करने की कोशिश कर रहे थे। वे एक नई मुद्रा बनाना चाहते थे, इसलिए जब मैं आया तो मैंने सबसे पहले यही कहा कि अगर कोई ब्रिक्स देश डॉलर के विनाश का जिक्र करेगा तो उस पर 150% टैरिफ लगाया जाएगा। ट्रंप ने आगे कहा कि हमें आपका सामान नहीं चाहिए और हम उनकी सुरक्षा नहीं करेंगे। इसके बाद ब्रिक्स देश टूट गए। मुझे नहीं पता कि उनके साथ क्या हुआ। हमने हाल ही में ब्रिक्स देशों से कोई खबर नहीं सुनी है और इससे पहले ट्रंप ने 13 फरवरी को कहा था कि अगर ब्रिक्स देश डॉलर को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो उन्हें अमेरिका से 100% टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है और अमेरिका उनके साथ व्यापार नहीं करेगा। टेस्ला के बाद एलन मस्क की स्टारलिंक को भारत में मिल सकती है मंजूरी। खबर है कि एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को जल्द ही भारत में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की मंजूरी मिल सकती है। द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने सभी जरूरी दस्तावेज जमा कर दिए हैं और भारतीय अंतरिक्ष नियामक IN स्पेस इसकी समीक्षा करेगा। ये सेवा शुरू करने के लिए कंपनी को दूरसंचार और स्पेक्ट्रम विभाग से भी लाइसेंस लेना होगा। ये फैसला मस्क, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हालिया बैठक के बाद आया है। भारत में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा को लेकर स्थानीय कंपनियों और स्टारलिंक के बीच एक बड़ा मुद्दा स्पेक्ट्रम आवंटन है। मस्क की कंपनी चाहती है कि स्पेक्ट्रम सीधे दिया जाए, जबकि कुछ कंपनियां नीलामी की मांग कर रही हैं। वहीं केंद्र सरकार भी स्पेक्ट्रम आवंटन के पक्ष में है, जिससे स्टारलिंक को फायदा मिल सकता है। अगर सब कुछ सही रहा तो स्टारलिंक जल्द ही भारत में अपनी ब्रॉडबैंड सेवाएं शुरू कर सकती है, जिससे दूर दराज के इलाकों में इंटरनेट कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। टेस्ला भारत में प्रवेश के लिए है तैयार। आयात शुल्क में जल्द राहत संभव। खबर है कि एलन मस्क की कार कंपनी टेस्ला जल्द ही भारत में अपनी कारों की बिक्री शुरू करेगी, लेकिन अभी यहां फैक्ट्री नहीं बनाएगी। कंपनी विदेश से कारें मंगवाकर यहां बेचेगी और दिल्ली, मुंबई में शोरूम खोलेगी। सरकार चाहती है कि भारत टेस्ला की ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बने, जिससे यहां कुछ पार्ट्स बनने लगे। इसके लिए टेस्ला धीरे धीरे भारत से सामान खरीदना शुरू करेगी और सरकारी कंपनी को आकर्षित करने के लिए आयात शुल्क में राहत देने पर भी विचार कर रही है। अभी $40,000 यानी तकरीबन 35 लाख रुपए से महंगी इलेक्ट्रिक कारों पर 110% तक आयात शुल्क लगता है, जिसे कम किया जा सकता है। सरकार चाहती है कि ज्यादा विदेशी EV कंपनियां भारत आएं, इसलिए वह टेस्ला के लिए और टैक्स में छूट दे सकती है। इससे टेस्ला की कारें भारत में सस्ती हो सकती हैं। हालांकि सरकार चाहती है कि भविष्य में टेस्ला कुछ सामान यहीं बनाना शुरू करे, जिससे देश में निवेश और रोजगार बढ़े। नासा के आर्टेमिस मिशन पर खतरा। मस्क, ट्रंप नासा की योजनाओं में कर सकते हैं बदलाव। खबर है कि नासा का आर्टेमिस मिशन चंद्रमा पर इंसानों को वापस भेजने के लिए शुरू किया गया था, लेकिन अब इस पर अनिश्चितता बढ़ गई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले मंगल ग्रह पर सीधा जाने की बात कही थी और अब उनके दोबारा राष्ट्रपति बनने से नासा की योजनाओं में बदलाव हो सकता है। इस मिशन का समर्थन करने वाले नासा के अधिकारी जिम फ्री अचानक सेवानिवृत्त हो गए और बोइंग कंपनी भी इस मिशन से जुड़े हुए 400 कर्मचारियों की छंटनी
रोशनी करेगी। बता दें कि मंगल मिशन पर काम करने वाली एलन मस्क की अंतरिक्ष कंपनी स्पेसएक्स आर्टेमिस कार्यक्रम की जरूरत पर सवाल उठा रही है। मस्क इसे सिर्फ नौकरियां बढ़ाने का तरीका बता चुके हैं और ट्रंप प्रशासन भी इस दिशा में बदलाव कर सकता है। नासा के अगले प्रमुख जेरेड इसाकमैन हो सकते हैं, जो कि मस्क के बेहद करीबी हैं, और इससे ये संभावना बढ़ गई है कि चंद्रमा मिशन में कटौती हो सकती है और निजी कंपनियों को अधिक जिम्मेदारी मिल सकती है। USAID से भारत को मिली फंडिंग क्या बांग्लादेश के लिए थी? नई रिपोर्ट पर भिड़े भाजपा और कांग्रेस। बता दें कि भारत में मतदान बढ़ाने के लिए USAID द्वारा की गई 182 करोड़ रुपए की कथित फंडिंग को लेकर नई जानकारी अब सामने आई है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक ये राशि भारत नहीं बल्कि बांग्लादेश के लिए थी और इनमें से 116 करोड़ रुपए राजनीतिक और नागरिक आंदोलन के लिए बांग्लादेश में बांटे भी जा चुके हैं। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। दरअसल एलन मस्क के नेतृत्व वाले अमेरिका के सरकारी दक्षता विभाग यानी DOGE ने कई देशों को दी जाने वाली अमेरिकी फंडिंग पर रोक लगाई थी और इसमें भारत में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए 182 करोड़ रुपए की फंडिंग भी शामिल थी। इसके अलावा बांग्लादेश में राजनीतिक परिदृश्य को मजबूत करने के लिए 251 करोड़ रुपए, नेपाल में राजकोषीय संघवाद और जैव विविधता संरक्षण के लिए 338 करोड़ रुपए की फंडिंग भी रद्द कर दी गई थी। OpenAI का AI एजेंट ऑपरेटर भारत समेत कई देशों में हुआ लॉन्च। खबर है कि OpenAI ने भारत, कनाडा, जापान, ब्रिटेन और कई अन्य देशों में अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट ऑपरेटर को लॉन्च कर दिया है। यह ChatGPT प्रो यूजर्स के लिए उपलब्ध है और फिलहाल सिर्फ $200 यानी लगभग 17,000 रुपए प्रति महीना वाले प्लान में शामिल है। ऑपरेटर यूजर्स की ओर से कई ऑनलाइन काम कर सकता है, जैसे कि टिकट बुक करना, खरीदारी करना और व्यय रिपोर्ट तैयार करना। इसे सबसे पहले अमेरिका में लॉन्च किया गया था। ऑपरेटर एक स्मार्ट AI टूल है जो कि ऑनलाइन कार्यों को तेज और सरल बना सकता है। इसे उपयोग करने के लिए यूजर को एक विशेष वेब पेज पर जाना होगा। यह एक अलग ब्राउजर विंडो में काम करता है जिसे यूजर जब चाहे नियंत्रित कर सकते हैं। OpenAI इसे भविष्य में और अधिक यूजर्स के लिए उपलब्ध कराने की योजना बना रही है और इससे इसका उपयोग आसान हो सके और ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सके। USAID फंडिंग मामले पर भारत सरकार बोली, ये बेहद परेशान करने वाला, एजेंसियां कर रही है जांच। खबर है कि भारत में मतदान बढ़ाने के लिए USAID द्वारा की गई 182 करोड़ रुपए की कथित फंडिंग को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। अब इस मामले पर भारत सरकार का भी बयान आया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मामले को बेहद परेशान करने वाला बताया और आश्वासन दिया कि मामले की संबंधित अधिकारियों द्वारा जांच की जाएगी। जायसवाल ने ज्यादा जानकारी देते बगैर कहा कि सरकार इस मामले पर सक्रियता से विचार कर रही है। भारत पाकिस्तान के बीच 4 साल में पहली बार फ्लैग मीटिंग। जान लीजिए क्या हुई चर्चा। खबर है कि जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा यानी LOC पर तनाव के बीच भारत और पाकिस्तान की सेनाओं ने फ्लैग मीटिंग की है। यह मीटिंग पुंछ सेक्टर के चाका दा बाग में आयोजित की गई थी, जिसमें दोनों सेनाओं के ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी शामिल हुए थे। बीते 4 सालों में दोनों देशों की सेनाओं के बीच इस तरह की ये पहली बैठक है और दोनों देशों के बीच आखिरी बार इस तरह की बैठक साल 2021 में हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक दोपहर 11 बजे शुरू हुई ये बैठक तकरीबन 75 मिनट तक चली। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच सीमा पर शांति बनाए रखने और सीज फायर पर सहमति बनी है। बता दें कि दोनों देशों की सेनाओं ने सीमा पर शांति बनाए रखने और भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने को लेकर चर्चा की है। बता दें कि पाकिस्तान द्वारा 25 फरवरी 2021 को संघर्ष विराम समझौते का नवीनीकरण किया गया था। सोनिया गांधी को सर गंगाराम अस्पताल से मिली छुट्टी। जान लीजिए क्यों हुई थी भर्ती। खबर है कि कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी को दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। उनको गुरुवार देर रात तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। डॉक्टरों ने उनको निगरानी में रखा था और कुछ नियमित जाँच करवाई थी। तबीयत ठीक होने पर उन्हें शुक्रवार दोपहर बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। श्रीमती गांधी के अस्पताल में भर्ती होने की सूचना पर कई कांग्रेस के नेता उनसे मिलने पहुंच गए थे। सर गंगाराम अस्पताल प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर अजय स्वरूप ने बताया कि 78 वर्षीय श्रीमती गांधी को पेट संबंधित समस्या के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था और अब उनकी हालत स्थिर है। उनका इलाज गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर समीरन नंदी और उनकी टीम कर रही है और डॉक्टरों ने चिंता की बात से इनकार कर दिया। बता दें कि श्रीमती गांधी पिछले साल मार्च और सितंबर में अस्पताल में भर्ती हुई थी। उस समय राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर थे।
धनश्री वर्मा को तलाक के बाद मिली 60 करोड़ रुपए की एलिमनी। जान लीजिए परिवार ने बताया इसका सच। खबर है कि क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और कोरियोग्राफर धनश्री वर्मा का तलाक हो चुका है। दोनों आपसी सहमति से एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। उनके बीच अलगाव की खबरें तो काफी समय से आ रही थी, लेकिन अब जाकर कानूनी रूप से युजवेंद्र चहल और धनश्री एक दूसरे से अलग हो गए हैं। ये चर्चा जोरों पर थी कि तलाक के बाद युजवेंद्र ने धनश्री को 60 करोड़ रुपए की एलिमनी दी है। अब इस मामले में धनश्री के परिवार ने चुप्पी तोड़ी है। धनश्री के परिवार के एक सदस्य ने नाम न बताने की शर्त पर बॉम्बे टाइम्स से कहा कि एलिमनी को लेकर जो झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं, हम उनसे बहुत दुखी हैं। मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि न तो इतनी रकम मांगी गई है और न ही हमारे सामने पेशकश की गई। ये महज अफवाहें हैं जिनमें कोई सच्चाई नहीं है। बिना सच जाने और तथ्यों की पड़ताल किए बिना ही ऐसी खबर छापना एक बहुत गैर जिम्मेदाराना काम है। आज का सुविचार, ख्वाहिश गलत नहीं, पूरी स्वतंत्रता से इच्छानुसार जीने की, परंतु अपनी संस्कारों से स्वतंत्र होना पतन का कारण बनता है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।